दोस्तों, एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन। एक तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश मैन्युफैक्चरिंग का राजा है तो दूसरा डिजिटल क्रांति का नया चेहरा। लेकिन सवाल है 2026 में असली सुपर पावर कौन है? क्या भारत सच में चीन को पीछे छोड़ने वाला है या अभी भी चीन कई मामलों में भारत से बहुत आगे है? आज हम सोशल मीडिया की राय नहीं बल्कि जीडीपी, टेक्नोलॉजी, एआई, मिलिट्री, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस जैसे तथ्यों के आधार पर फैसला करेंगे। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि 2030 तक दुनिया का शक्ति संतुलन किस ओर जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वाई दिस कंपैरिजन मैटर्स। भारत और चीन केवल दो पड़ोसी देश नहीं हैं, ये दोनों आने वाले दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति, टेक्नोलॉजी और सैन्य शक्ति को तय करने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया की लगभग 36% आबादी इन्हीं दो देशों में रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे बड़े निवेशक और सबसे शक्तिशाली देश आज भारत और चीन दोनों पर नज़र रखे हुए हैं। इसलिए यह तुलना सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की कहानी है। इस वीडियो में किसी देश की तारीफ आलोचना नहीं होगी। जहाँ चीन आगे है वहाँ हम चीन को आगे बताएंगे, जहाँ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है वहाँ भारत की उपलब्धियों को भी पूरी ईमानदारी से दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, सच्चाई, ताकि आप खुद तय कर सकें कि भविष्य किसका है। जब भी भारत और चीन की तुलना होती है सबसे पहले बात होती है जीडीपी की। जीडीपी यानी किसी देश में एक साल के दौरान पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल आर्थिक कीमत। साल 2026 में चीन अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन केवल जीडीपी को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा देश वास्तव में अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हमें कई दूसरे पैमानों को भी समझना होगा। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 2026 में चीन भारत से काफी बड़ा है। चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी भारत की तुलना में कई गुना बड़ी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत लगातार तेज विकास दर बनाए हुए है, जिससे दोनों देशों के बीच का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी आज की तस्वीर चीन के पक्ष में है, लेकिन आने वाले वर्षों की दिशा भारत के लिए सकारात्मक मानी जा रही है। अगर केवल विकास दर यानी ग्रोथ रेट की बात करें तो तस्वीर बदल जाती है। भारत हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ रही। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अब एक परिपक्व अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत अभी विकास के तेज चरण में है। यही कारण है कि निवेशकों की नजर भारत पर लगातार बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो चीन अभी भी भारत से आगे है। इसका मतलब है कि औसतन चीन का एक नागरिक भारत के औसत नागरिक की तुलना में अधिक आय अर्जित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नाम मात्र प्रति व्यक्ति आय लगभग $2813 है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग $14,874 है। इस प्रकार चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से लगभग 5.2 गुना अधिक है। हालांकि भारत में तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और बढ़ती आय भविष्य में इस अंतर को कम कर सकती है। निवेश, इन्वेस्टमेंट। भारत आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के लिए निवेश का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई वैश्विक कंपनियां भारत में अपने निवेश और उत्पादन का विस्तार बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर चीन अब भी दुनिया का विशाल औद्योगिक केंद्र है, लेकिन कई कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाने की रणनीति पर भी काम कर रही हैं। दुनिया की फैक्ट्री कौन? अगर दुनिया की फैक्ट्री का खिताब किसी देश को दिया जाए तो आज भी वह चीन है। दुनिया के स्मार्टफोन, लैपटॉप, खिलौने, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स और हजारों तरह के उत्पाद बड़ी मात्रा में चीन में बनते हैं। दूसरी तरफ भारत भी तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रहा है। मेक इन इंडिया और नई औद्योगिक नीतियों के कारण कई कंपनियां भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं, लेकिन 2026 तक कुल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के मामले में चीन अभी भी स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है। मेक इन इंडिया बनाम मेड इन चाइना। कई वर्षों तक मेड इन चाइना पूरी दुनिया के बाजारों पर छाया रहा, लेकिन अब
मेक इन इंडिया केवल एक नारा नहीं बल्कि एक औद्योगिक रणनीति बन चुका है। मोबाइल फोन, असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है। हालांकि सप्लाई चेन, मशीन, टूल्स और बड़े पैमाने पर उत्पादन के मामले में चीन अभी भी कई कदम आगे। एक्सपोर्ट पावर, निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत का बड़ा संकेत होता है। चीन आज भी दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में शामिल है। उसके उत्पाद लगभग हर देश में पहुंचते हैं। भारत का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है, खासकर दवाइयों, आईटी सेवाओं, इंजीनियरिंग सामान और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में। लेकिन कुल वस्तु निर्यात के मामले में चीन की बढ़त अभी भी बहुत बड़ी है। सप्लाई चेन, कोविड महामारी के बाद दुनिया ने एक नई रणनीति अपनाई, चाइना प्लस वन। इसका मतलब था कि कंपनियां केवल एक देश पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे देशों में भी उत्पादन बढ़ाएं। भारत इस रणनीति का एक बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा। फिर भी 2026 तक वैश्विक सप्लाई चेन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र चीन ही बना हुआ। टेक्नोलॉजी एंड एआई, 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग अब सीमाओं पर नहीं बल्कि तकनीक में लड़ी जा रही है। जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स में आगे होगा, वही आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करेगा। तो सवाल है, इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में भारत और चीन कहां खड़े हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है। चीन ने पिछले कई वर्षों में एआई रिसर्च, फेस रिकॉग्निशन, स्मार्ट सिटी और ऑटोमेशन में भारी निवेश किया है। भारत भी तेजी से एआई अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय स्टार्टअप, आईटी कंपनियां और डेवलपर्स एआई आधारित समाधान बना रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मामले में 2026 तक चीन को बढ़त हासिल है। सेमीकंडक्टर रेस, आज दुनिया का हर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और आधुनिक हथियार सेमीकंडक्टर चिप पर निर्भर है। चीन अपने चिप उद्योग को मजबूत बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। भारत ने भी सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया है। हालांकि बड़े पैमाने पर चिप उत्पादन के मामले में भारत अभी शुरुआती चरण में है। डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल क्षेत्र में भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने करोड़ों लोगों के लेन देन का तरीका बदल दिया है। दूसरी ओर चीन के पास विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स और सुपर ऐप्स का मजबूत नेटवर्क है। दोनों देशों ने अलग अलग मॉडल अपनाए हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक और सास जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चीन के पास भी विशाल टेक कंपनियां और मजबूत इनोवेशन सिस्टम है। लेकिन भारत की युवा आबादी और डिजिटल विस्तार आने वाले वर्षों में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। सैन्य शक्ति की शुरुआत, जब भारत और चीन की बात होती है तो सेना की तुलना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है। दोनों देश परमाणु शक्ति हैं, दोनों के पास आधुनिक मिसाइलें हैं, दोनों अपनी सेनाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ सैनिकों की संख्या ही ताकत तय करती है? बिल्कुल नहीं। असल ताकत तकनीक, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी और रणनीति के मेल से बनती है। भारत और चीन दोनों दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से कुछ हैं। चीन ने पिछले वर्षों में अपने सैन्य ढांचे को आधुनिक तकनीक, ड्रोन और नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली से मजबूत किया है। भारत भी आधुनिक राइफलें, आर्टिलरी, ड्रोन, निगरानी प्रणाली और स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। सीमा की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दोनों देशों ने हिमालयी क्षेत्रों में विशेष तैयारी की। आधुनिक युद्ध में वायुसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। चीन ने बड़ी संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम में निवेश किया है। भारत भी राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के साथ अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। दोनों देशों के लिए हवाई बढ़त किसी भी संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर दोनों ही वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन ने पिछले वर्षों में अपने नौसैनिक बेड़े का तेजी से विस्तार किया है। भारत भी INS विक्रांत जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोत और आधुनिक युद्धपोतों के साथ अपनी समुद्री क्षमता बढ़ा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति उसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ देती है, जबकि चीन का नौसैनिक विस्तार
वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। दोनों देशों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और परमाणु क्षमता मौजूद है। ऐसी क्षमताओं का उद्देश्य युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि दुश्मन को हमला करने से रोकना होता है। यही कारण है कि दोनों देश अपनी रणनीतिक क्षमता को लगातार मजबूत कर रहे हैं। स्पेस रेस, अंतरिक्ष की नई दौड़। 21वीं सदी में अंतरिक्ष सिर्फ वैज्ञानिक खोज का क्षेत्र नहीं रहा। आज सैटेलाइट, संचार, जीपीएस, इंटरनेट, मौसम पूर्वानुमान और राष्ट्रीय सुरक्षा सब कुछ अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि भारत और चीन दोनों ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारी निवेश किया है। लेकिन सवाल है, अंतरिक्ष की इस नई दौड़ में कौन आगे है? भारत की पहचान कम लागत और उच्च दक्षता वाले अंतरिक्ष मिशनों से बनी है। दूसरी ओर चीन ने पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष स्टेशन, मानव मिशन और गहरे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निवेश किया है। दोनों देशों की रणनीति अलग है। भारत कम लागत में अधिक परिणाम देने पर ध्यान देता है, जबकि चीन बड़े बजट और तेज विस्तार पर काम कर रहा है। चंद्र मिशनों ने दोनों देशों की वैज्ञानिक क्षमता को दुनिया के सामने रखा। भारत ने अपने सफल चंद्र अभियानों से पहचान बनाई, वहीं चीन ने भी चंद्र अन्वेषण में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। दोनों देश अब चंद्रमा पर दीर्घकालिक वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य के मिशनों की तैयारी कर रहे हैं। आज युद्ध हो या कृषि, मोबाइल नेटवर्क हो या मौसम की जानकारी, सैटेलाइट हर क्षेत्र की रीढ़ बन चुके हैं। भारत और चीन दोनों के पास संचार, नेविगेशन, मौसम और रक्षा से जुड़े अनेक उपग्रह हैं। यही सैटेलाइट आधुनिक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं। आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष की प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। मानव मिशन, नई अंतरिक्ष तकनीक, चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष की खोज, इन सभी क्षेत्रों में भारत और चीन अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो देश तकनीक, नवाचार और दीर्घकालिक योजना में सफल होगा, वही भविष्य की अंतरिक्ष दौड़ में बढ़त बनाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली और शहरों का विकास भी किसी देश की असली क्षमता दिखाते हैं। इस क्षेत्र में चीन ने पिछले कुछ दशकों में दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़े किए। वहीं भारत भी अब तेज गति से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता बढ़ा रहा है। चीन ने हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत भी पिछले वर्षों में एक्सप्रेसवे, हाईवे और ग्रामीण सड़कों के निर्माण को तेज कर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट भारत के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि कुल नेटवर्क और निर्माण क्षमता के मामले में चीन अभी काफी आगे है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना चुका है। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनें चीन के कई शहरों को जोड़ती हैं। भारत भी हाई स्पीड रेल और आधुनिक रेलवे नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम। चीन ने शंघाई, शेंझेन और बीजिंग जैसे शहरों को दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में शामिल किया है। भारत में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं। भारत की चुनौती है कि वह तेजी से बढ़ती आबादी के साथ आधुनिक और टिकाऊ शहर बनाए। वैश्विक व्यापार के लिए बंदरगाह किसी भी देश की आर्थिक ताकत होते हैं। चीन के पास दुनिया के कई सबसे व्यस्त बंदरगाह हैं। भारत भी अपने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है ताकि व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को गति मिल सके। आने वाले समय में ऊर्जा किसी भी देश की शक्ति तय करेगी। चीन सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक्स, वाहन और बैटरी निर्माण में दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शामिल है। भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर और ग्रीन टेक्नोलॉजी में तेजी से निवेश कर रहा है। पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड ह्यूमन पावर। किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ हथियार या पैसा नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसके लोग। भारत और चीन दोनों दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में रहे हैं, लेकिन 2026 में दोनों देशों के सामने एक अलग कहानी है। भारत के पास युवा आबादी की ताकत है, वहीं चीन तेजी से बढ़ती उम्र दराज आबादी की चुनौती का सामना कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी मानी जाती है। करोड़ों युवा आने वाले दशकों में देश की अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप और इनोवेशन को गति दे सकते हैं। लेकिन केवल युवा आबादी होना काफ़ी नहीं है, जरूरी है कि युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिले। चीन ने दशकों तक
अपनी बड़ी आबादी को आर्थिक विकास की ताकत बनाया। लेकिन अब चीन के सामने एक नई चुनौती है, कम होती जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी। इसका असर भविष्य में श्रम शक्ति और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। हालांकि चीन तकनीक और ऑटोमेशन के जरिए इस चुनौती का सामना खोजने की कोशिश कर रहा है। किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था तय करती है। चीन ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में बड़े स्तर पर निवेश किया है। भारत के पास दुनिया का बड़ा टैलेंट पूल है, खासकर आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में। लेकिन भारत के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। भविष्य उन देशों का होगा जो अपने लोगों की क्षमता को सही दिशा देंगे। भारत के पास अंग्रेजी जानने वाले युवा, आईटी विशेषज्ञ और बड़ा डिजिटल टैलेंट है। चीन के पास विशाल औद्योगिक अनुभव, रिसर्च क्षमता और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोनों देशों की ताकत अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती है। भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर है अपनी युवा आबादी को रोजगार और कौशल देना। अगर भारत अपने युवाओं को सही अवसर देता है तो यही युवा शक्ति आगे आने वाले दशकों में सबसे बड़ा आर्थिक इंजन बन सकती है। हेल्थ केयर, फार्मा एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। किसी भी देश की प्रगति सिर्फ जीडीपी और सेना से नहीं मापी जाती। एक मजबूत देश वह होता है जहां उसके नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। भारत और चीन दोनों ने पिछले दशकों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार किया है, लेकिन दोनों देशों की चुनौतियां अलग अलग हैं। चीन ने बड़े पैमाने पर अस्पतालों, मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। बड़े शहरों में चीन के पास आधुनिक अस्पताल और अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना अभी एक चुनौती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल मेडिकल टैलेंट और फार्मा उद्योग है। भारत दुनिया में दवाइयों के बड़े निर्माताओं में शामिल है और कई देशों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराता है। भारत में विश्व स्तर के निजी अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन बड़ी आबादी तक समान गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन करता है। चीन भी एपीआई यानी दवाइयों के कच्चे माल के उत्पादन में एक बड़ा खिलाड़ी है। भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे। आज दुनिया में ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति से तय नहीं होती। कूटनीति, व्यापार, संस्कृति, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी किसी देश का प्रभाव बढ़ाते हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। भारत भी अपनी कूटनीतिक भूमिका, व्यापार और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी बढ़ा रहा है। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी भूमिका बड़ी है। भारतीय संस्कृति, योग, आईटी प्रोफेशनल्स और लोकतांत्रिक मॉडल भी भारत के वैश्विक प्रभाव का हिस्सा है। भारत की चुनौती है कि वह आर्थिक विकास को और तेज करे। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका बड़ी है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश शक्ति ने उसे एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाया है। लेकिन चीन को आर्थिक बदलाव, जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फ्यूचर बैटल 2030 तक कौन आगे? भारत और चीन की कहानी सिर्फ आज की तुलना नहीं है। असल सवाल यह है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में कौन सा देश अपनी ताकत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि 21वीं सदी में जीत उस देश की होगी जो केवल बड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा इनोवेटिव और ज़्यादा सक्षम होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकतें हैं युवा आबादी, तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बड़ा घरेलू बाजार, आईटी और सर्विस सेक्टर और लोकतांत्रिक व्यवस्था। अगर भारत शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी बनाए रखता है तो आने वाले वर्षों में उसकी वैश्विक स्थिति और मजबूत हो सकती है। लेकिन भारत के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। बड़ी आबादी के लिए रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और बढ़ाना यही तय करेगा कि भारत अपनी संभावनाओं को कितनी तेजी से वास्तविक सफलता में बदल पाता है। चीन की सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में भारी निवेश और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता। कई देशों में चीन आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल है। लेकिन चीन के सामने भी चुनौतियां हैं। बढ़ती उम्रदराज आबादी,
आर्थिक विकास की धीमी होती रफ्तार और वैश्विक स्तर पर बदलती सप्लाई चेन। भविष्य में चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को नई परिस्थिति के अनुसार ढालना हो। तो आखिर 2026 में भारत और चीन में कौन आगे है? सच्चाई यह है कि जवाब इतना आसान नहीं है। अगर बात मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुल आर्थिक आकार की करें तो चीन अभी आगे है। अगर बात युवावादी विकास की गति और भविष्य की संभावनाओं की करें तो भारत के पास बड़ा अवसर है। आगे आने वाला दशक इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन अपनी ताकत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। भारत और चीन की यह कहानी सिर्फ प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि दो अलग अलग विकास मॉडलों की कहानी है। एक तरफ अनुभव और औद्योगिक शक्ति, दूसरी तरफ युवा ऊर्जा और नए अवसर। अब फैसला समय करेगा कि आने वाले वर्षों में एशिया का नेतृत्व कौन करे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रिसर्च आधारित वीडियो पसंद आती हैं तो एकेएस भारत टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम उसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं।